बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पहले 3 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए हैं सेकेंड ईयर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अब बारी आती है जी चैप्टर नंबर 15 की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चे, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 14 और 15 एक दूसरे का उलट है। मतलब इसका मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमने पढ़ा था कि करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कि जिस भी कंडक्टर में से करंट पास आउट करता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। लेकिन चैप्टर 15 के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट पैदा हो सकता है। यानी कि विदाउट बैटरी भी नहीं है, हम फिर भी करंट जनरेट करेंगे। तो आइए हम लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। बच्चे, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब भी समझते हैं और आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें मैं आपको पूरे चैप्टर की बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा और जो शुरू में जितने भी एमसीक्यूज है ना उसको हम कवर करेंगे। तो चैप्टर का जो पहला लॉन्ग है ना, मोशनल ईएमएफ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी बेटा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखें। इन 1820, ये एमसीक्यू हैं, आपने नोट करने। प्रोफेसर हंस ओयरिस्टिड, आपको याद है चैप्टर नंबर 14 में भी हमने पढ़ा था। 1820 के अंदर प्रोफेसर क्रिश्चियन हंस ओयरिस्टिड साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि भाई करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह मोटर है, हमारे फैन है, यही तो काम कर रहे हैं। मोटर के अंदर क्या होता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अच्छा, जब इस साइंटिस्ट ने 1820 के अंदर ये बात की ना कि करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सेम उसी वक्त यानी कि 1820 के बाद 1831 के अंदर, 1831 के अंदर दो साइंटिस्ट थे बच्चे। एक का नाम था माइकल फैराडे और दूसरे का नाम था जोसेफ हेनरी। जोसेफ हेनरी का ताल्लुक यूएसए के साथ था, माइकल फैराडे इंग्लैंड में रहता था। दोनों ने एट अ टाइम 1831 के अंदर सोचना शुरू किया कि यार अगर करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो क्या इसका ऑपोजिट इफेक्ट भी तो हो सकता है। तो जिस जगह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो वहां पर करंट भी पैदा हो सकता है। तो यही इन दोनों साइंटिस्ट ने काम किया था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट। यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कहने का मकसद है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट। जिस तरह जनरेटर में, जनरेटर को हम करंट देते नहीं है बल्कि करंट लेते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं। तो यही चैप्टर, ये चैप्टर 14 के अंदर हमने पढ़ा था। अब ये चैप्टर 15 के अंदर पढ़ेंगे। 14 के अंदर पढ़ा था करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट है। जिस तरह जनरेटर है, जनरेटर हमें करंट दे रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे करेंगे, करंट कैसे पैदा करेंगे, तो बेटा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद रखेंगे, इंडक्शन का लफ्ज वहां पर यूज होता है जहां पर बैटरी यूज नहीं होती। यानी कि एक तो होता है ना बैटरी करंट दे रही है, दिस इज कॉल्ड करंट। अगर विदाउट बैटरी हम करंट पैदा कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। तो यानी कि इसमें बैटरी का चक्कर नहीं है। बात समझ आ रही है, सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है। तो बच्चे जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देखें जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्किट चेंजेस। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको याद है ना चैप्टर 14 के अंदर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था। तो ये दो बातें मैं आपको बताता भी हूं। अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो ईएमएफ पैदा होगी। ईएमएफ हम चैप्टर 13 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक बैटरी का काम करती है। अब यहां पर बैटरी है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ईएमएफ पैदा होगी। यानी कि एक बैटरी का काम करेगा, कोई रॉड या कोई कंडक्टर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ईएमएफ पैदा हो, उस ईएमएफ को हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। और उस ईएमएफ से जो करंट जनरेट होगा, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कहां पर यूज होता है, इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है बच्चे। पावर जनरेटिंग सिस्टम, ट्रांसफार्मर के अंदर ये मैकेनिज्म है। एटीएम क्रेडिट कार्ड, ये जो हमारे पास एटीएम क्रेडिट कार्ड है उसके पीछे बैक साइड पे देखेंगे ना आप, तो एक मैग्नेटिक चिप लगी होती है।
तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट करती है। रेफ्रिजरेटर और कंप्यूटर, ये इसकी एप्लीकेशन है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नोट जरा तवज्जो कीजिएगा, ये दो बातें पूरे चैप्टर की बेस हैं। ये बात आपने बहुत ही तवज्जो से सुननी है बेटा। चेंजिंग फ्लक्स और क्लोज सर्किट, करंट जनरेट करने के लिए जरूरी है कि फ्लक्स चेंज हो, फ्लक्स कांस्टेंट ना रहे। फ्लक्स का चेंज होना जरूरी और सर्किट का क्लोज होना जरूरी। क्लोज सर्किट भला क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट होगा तो ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो ही नहीं करता। पहली बात तो सर्किट क्लोज होना चाहिए ना, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा। जिस करंट को हम इंड्यूस करंट कह रहे हैं, मैंने आपको मेन लफ्ज बात बताई है। इंड्यूस का मतलब क्या है? विदाउट बैटरी, बैटरी के बगैर जो करंट पैदा हो रहा है ना, उसको कहते हैं इंड्यूस करंट। बात समझ आ रही है? अगर ये रोड है, लोहे का रोड है, इस पॉइंटर को आप समझे एक लोहे का रोड है, जब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करूंगा तो ये रोड वही काम करेगा जो एक बैटरी करती है। तो इस रोड की ईएमएफ को मैं कहूंगा इंड्यूस ईएमएफ। बात समझ आ रही है? तो इसमें से जो करंट निकलेगा वो इंड्यूस करंट है, हालांकि ये बैटरी नहीं है। एक रोड बैटरी के तौर पर काम कर रहा है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बहरहाल जी, इंडक्शन का मेन लफ्ज है विदाउट बैटरी। दो लफ्ज आपने याद रखने, करंट क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, क्लोज सर्किट का होना जरूरी है, और फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। तो बच्चे जरा आप देखें, अब फ्लक्स को पैदा कैसे चेंज किया जा सकता है, जरा तवज्जो करें। इसका जो पहला मेथड है, इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ लूप। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे मोशन ऑफ लूप। जरा तवज्जो करें, ये मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपको पता ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से आउटवर्ड है, साउथ से इनवर्ड है। तो ये रेड कलर में आपको लाइन शो की गई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैं क्या करता हूं, इसी मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक वायर ले लेता हूं। दिस इज अ वायर। बेटा ये वायर है, इस वायर की लेंथ है L। वायर की लेंथ कितनी है? L। मैं क्या करता हूं, इस वायर का एक टर्मिनल पकड़ता हूं इधर से, एक इधर से। बेटा मैं इन दोनों के दरमियान लगा देता हूं एक गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर को मैंने चैप्टर नंबर 14 में बड़ी डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपने गैल्वानोमीटर को समझना है ना, तो वहां पर लेक्चर को सुनकर आए। गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट, जो बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो किया या नहीं किया। अब हमने इंडक्शन किसकी वजह से देखनी है? मोशन ऑफ लूप। तो बच्चे देखें, पहले ये सिंगल वायर थी। कंसीडर अ वायर हुज लेंथ इज L, जिसकी लेंथ L है। तो अब ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो नहीं करता, तो मैंने इस वायर को जोड़ दिया किसी गैल्वानोमीटर के साथ। तो अब ये क्लोज सर्किट बन गया कि नहीं? दो कंडीशन पड़ी थी ना, सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। अब फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स क्या थी? हमने चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 में बड़ी डिटेल से पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन यहां तो मैग्नेटिक फ्लक्स यूज होगा ना। व्हाट इज फ्लक्स? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट। कि अगर ये लूप रेस्ट पे है ना, ये इसको कहेंगे हम लूप। तो फिर तो गैल्वानोमीटर की नीडल बिल्कुल सेंटर में होगी, क्योंकि करंट हमें नजर तो नहीं आता। गैल्वानोमीटर की नीडल बताएगी करंट पास किया कि नहीं। अब यहां पे देखिए, कहीं बैटरी नजर आ रही है आपको? बैटरी तो कहीं नहीं है। तो अब ये जो वायर है ना, ये एक बैटरी के तौर पर काम करना शुरू कर देगी। इसी वायर की जो ईएमएफ है ना, इसको हम कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ। अब कहीं आपको बैटरी नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो जब करंट फ्लो करेगा, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस का बेसिक फिनोमिना क्या है? विदाउट बैटरी। होगा क्या कि जब हम इस पूरी लूप को यूं मूव करेंगे ना, तो इसमें से पास करने वाली लाइनें कम ज्यादा होंगी। पहले 3 है, फिर 2, 4, तो फ्लक्स चेंज होगा। लाइंस का चेंज होना मतलब फ्लक्स चेंज। फ्लक्स के चेंज होने से ये ईएमएफ पैदा होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ये वायर एक बैटरी बन जाएगी। तो बच्चे जरा तवज्जो कीजिएगा, डिपेंडेंस ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ये इंड्यूस ईएमएफ किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? इसका पहला फैक्टर, तो ईएमएफ तो पैदा होगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन अब ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? आपके पेपरों में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी। नंबर 1 फैक्टर जी, स्पीड ऑफ कंडक्टर। स्पीड ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मैं किसको कह रहा हूं? इस वायर को। ये जो वायर है ना, जिसकी लेंथ L है, इसको मैं कंडक्टर कर रहा हूं।
इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी। नंबर 2, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि जिसको मैं n का नाम देता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल। नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इसकी स्पीड, इसकी EMF डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप B से जाहिर करते हैं। तो बेटा ये 3 फैक्टर है। स्पीड को मैं नाम देता हूं V का, VNB। तो ये अब 3 फैक्टर है। मिसाल के तौर पर इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो लूप बन रही है ना, अगर मैं इसकी स्पीड ज़्यादा कर दूंगा, यानी कि अगर ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी ना, तो गैल्वानोमीटर की नीडल इसमें से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि EMF ज़्यादा पैदा होगी। जितनी ज़्यादा EMF उतना ज़्यादा करंट। विदाउट बैटरी जो करंट होता है उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि स्पीड ऑफ कंडक्टर, अगर आप इस वायर है ना जिसकी लेंथ L है, इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे तो EMF ज़्यादा पैदा होगी। नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो एक लूप है ना, आप इस तरह की ज़्यादा लूप ले लें तब भी EMF बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड, आप ये नॉर्थ और साउथ पोल का जो आपको मैग्नेट नज़र आ रहा है, आप इसकी ताकत को बढ़ा दें, एक बड़ा मैग्नेट ले लें, तो तब भी करंट ज़्यादा पैदा होगा। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसके ऊपर इंड्यूस EMF डिपेंड करती है। नोट कर ले। तो जी बेटा, बच्चों को जब हम बताते हैं ना कि EMF स्पीड पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे और मैग्नेटिक फील्ड पे, बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आई कि EMF का स्पीड के साथ ताल्लुक। ठीक है, समझ आ तो गई है, लेकिन इक्वेशन के जरिए आप कैसे साबित करते हैं? बच्चे जरा तवज्जो करें। आपने ये फार्मूला चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ा है ना, F = Q × V × B। ये फार्मूला हम चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ चुके हैं। Q इज द चार्ज इन साइड द कंडक्टर। इस वायर के अंदर जो चार्ज होगा ना, उसको मैं Q का नाम दे रहा हूं। ये वो फोर्स है जो इस वायर के ऊपर लग रही है। V का मतलब है वेलोसिटी। जरा देखें, ये इक्वेशन क्या बताती है कि फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे है ना? तो मैं क्या करूंगा, स्पीड ऑफ द कंडक्टर बढ़ाने से EMF कैसे बढ़ती है, जरा इस बात को समझिएगा। जैसे ही मैं कंडक्टर की स्पीड बढ़ाऊंगा ना, फोर्स जो इस कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्ज कैरियर हैं उनके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी। अच्छा, ज्यादा फोर्स लगने का मतलब क्या है? ज्यादा फोर्स लगने का मतलब है, ये स्टेप नंबर 1 है ना, वर्क डन ज्यादा होगा। W = FD। जब फोर्स ज्यादा लगेगी तो चार्ज के ऊपर वर्क ज्यादा होगा। अच्छा, जब वर्क ज्यादा होगा तो आपने ये इक्वेशन भी पढ़ी हुई है EMF की, E = ΔW/ΔQ या W/Q। चैप्टर 13 के अंदर हमने पढ़ा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब जितना वर्क ज्यादा होगा उतनी EMF ज्यादा पैदा होगी। अब ये देखें, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया चीजें कि स्पीड के बढ़ने से इस कंडक्टर के अंदर EMF कैसे ज्यादा होगी। है स्पीड बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, फोर्स बढ़ेगी, वर्क डन बढ़ेगा। तो स्पीड के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगी, फोर्स के बढ़ने से वर्क डन ज्यादा होगा, वर्क डन के ज्यादा होने से EMF ज्यादा पैदा हुई। तो आपने देखा कि मैंने स्पीड को EMF के साथ कैसे रिलेट किया है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो जरा देखें इधर, फिर वही बात, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, बाकी सारी चीजें वही आ जाएंगी। फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, वर्क डन ज्यादा होगा, वर्क डन ज्यादा होगा तो EMF ज्यादा पैदा होगी। तो आपने देखा कि मैंने स्पीड को और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिलेट किया। बच्चे एक बात और याद रखिएगा, ये मैं इधर लिख देता हूं कि EMF, अब आप कहेंगे सर नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या ताल्लुक होता है? EMF, ये जो EMF है ना, नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, ये फ्लक्स के साथ डायरेक्टली लिंकेज होती हैं। इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। दिस इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। N∅, यानी कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, फ्लक्स उतना ज्यादा पैदा होगा, उतनी ज्यादा EMF पैदा होगी। तो ये तो मैंने बताया कि स्पीड का, नंबर ऑफ टर्न्स का और V और B का तो मैंने बता दिया ना ऊपर। नंबर ऑफ टर्न्स का फ्लक्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से ये फ्लक्स लिंकेज, इस इक्वेशन को कहते हैं N∅। दिस इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। नंबर ऑफ टर्न जितनी ज्यादा, फ्लक्स उतना ज्यादा। बात समझ आ रही है? तो इन बातों को नोट कीजिएगा कि EMF इन चीजों पे तो डिपेंड करती है, अब किस पे डिपेंड नहीं करती, ये भी तो सवाल पैदा होते हैं ना। तो बच्चे जरा जहन में रखिएगा
जो इंड्यूस ईएमएफ है ना वो इस वायर की रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टर। यह आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है कि इंड्यूस ईएमएफ स्पीड पे, नंबर ऑफ टर्न्स और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, लेकिन इस वायर की रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। आप बेशक कॉपर की वायर ले लें, यानी कि ये वायर कॉपर की है, मैं इधर आपको बना के दिखाता हूं, ये 3 डायग्राम्स हम ले लेते हैं, जरा ये चेक कीजिएगा। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक हो गया। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ से इनवर्ड, ठीक हो गया। फिर दूसरी डायग्राम बनाते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ से इनवर्ड। अब ये मैं आपको बताने लगा हूं कि रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कैसे नहीं करती। बात तो हमने कर दी है, लेकिन उसका थोड़ा सा सबूत देने जा रहा हूं। ये पेपर में आपके एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो ये देखिए मैंने 3 डायग्राम्स आपके सामने शो की, ठीक हो गया बच्चे। अब आप जरा तवज्जो करें, मैं क्या करता हूं, एक मरतबा वायर लेता हूं कॉपर की, यानी कि आप ये समझें कि ये जो वायर है ना ये कॉपर की है, जिसको आप कहते हैं ना तांबे की जो वायर है, ये मैं ऊपर लिख देता हूं, कॉपर की वायर है, ठीक हो गया। इसको साथ में गलवानोमीटर अटैच कर देता हूं, ये गलवानोमीटर है, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर इधर मैं वायर ले लेता हूं जनाब गोल्ड की। गोल्ड का फार्मूला आपको पता है ना क्या होता है, AU। गोल्ड का फार्मूला क्या होता है, AU, याद रखिएगा। गोल्ड का फार्मूला होता है AU। बच्चा ये लैटिन वर्ड है जिसको हम कहते हैं आरम, AURUM। तो ये लैटिन वर्ड है जिसे ये गोल्ड का साइन होता है ना AU, ये AU किससे निकला, आरम से। ये लतीनी जुबान का लफ्ज़ है, तो गोल्ड का सिंबल क्या है, AU। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो मैंने एक कॉपर की वायर ली है, एक गोल्ड की ली है, और तीसरी मैं वायर ले लेता हूं जी एल्यूमिनियम की। तीसरी वायर किसकी मैं ले लेता हूं, एल्यूमिनियम की। तो अब ये 3 वायर हमने ले ली, इधर मैं लिख देता हूं AL। तो ठीक हो गया जी, ये लगा दिया गलवानोमीटर। गलवानोमीटर तो हमें सिर्फ ये बताता ना कि सर्किट में से करंट पास किया है या नहीं किया। तो बच्चे आप जरा तवज्जो कीजिएगा, ठीक हो गया। अब ये बताना क्या चाह रहा हूं, कॉपर, गोल्ड, AU का मतलब मैंने बता दिया ऊपर। AU का मतलब है, ये चीज आप नोट कर लें, AU का मतलब है गोल्ड, ठीक है। ये लतीनी जुबान का लफ्ज है आरम। कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, 3 वायर मैंने ली। चीज असल में यही है, मैंने एक मरतबा कॉपर की वायर यूज की, एक मरतबा गोल्ड की, एक मरतबा एल्यूमिनियम की। बताना क्या चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं बेटा, जो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर होती है ना, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम। कि कॉपर की रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस गोल्ड की, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम की। अब जब हम इस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, इसका करंट भी, इस वायर की रेजिस्टेंस, सॉरी कॉपर की रेजिस्टेंस सबसे कम है ना, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं 2 ओहम है, ठीक है। अब इसमें से करंट रेजिस्टेंस कम है, कॉपर की रेजिस्टेंस गोल्ड और एल्यूमिनियम से कम है, तो जब इसकी रेजिस्टेंस कम है करंट ज्यादा होगा। मैं सपोज कर लेता हूं कि 15 एम्पेयर का करंट पास कर रहे हैं। अच्छा, गोल्ड की रेजिस्टेंस कॉपर से ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं जी अपना, ये 15 2 30 है ना, तो इसको मैं सपोज कर लेता हूं बेटा, ये रेजिस्टेंस है मेरे पास 4 ओहम की, 4 ओहम, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। बात समझ आ रही है, जरा आप इस चीज को नोट कीजिएगा। तो मैंने सपोज वैल्यूज ली हैं, सपोज करें कि कॉपर की रेजिस्टेंस है 2 ओहम, गोल्ड की है 3 ओहम और एल्यूमिनियम की है 6 ओहम, सबसे कम कॉपर की है। तो जब हम देखेंगे ना गलवानोमीटर, इधर था करंट 15 एम्पेयर, जब मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई करंट कम हो गया, 10 एम्पेयर का करंट हो गया। जब मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू और बढ़ाई, 6 ओहम की रेजिस्टेंस यूज की मैंने, तो करंट हो गया आपके पास 5 एम्पेयर। लेकिन आप गौर करें कि इधर देखें, इधर मैं लिखूंगा करंट सबसे ज्यादा किसमें, कॉपर में,
करंट इन कॉपर इज ग्रेटर देन करंट इन गोल्ड इज ग्रेटर देन करंट इन एल्यूमिनियम। आपने देखा कि जिस वायर की रेजिस्टेंस कम है उसका करंट ज़्यादा है। बात समझ आ रही? जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा उसका करंट कम। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास फैक्टर है ना, आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर कॉपर का, ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर गोल्ड का, एंड वी इज इक्वल टू आई आर एल्यूमिनियम का। आप देख रहे हैं, इसको ज़रा दे 15 2 30, 10 ज़रब 3 30, 5 ज़रब 6 30। लेकिन ये फैक्टर को जब मैं रेजिस्टेंस कम है करंट ज़्यादा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो फैक्टर आ रहा है ना ईएमएफ विच इज इक्वल टू आई आर, दिस इज कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है ना, ये फैक्टर तो चेंज नहीं हो रहा। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है? एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा है कि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज की लेकिन ईएमएफ पे फर्क नहीं पड़ा। तो बेटा ये बात आप साइड पे लिख लेंगे, आपकी बुक में लिखी हुई है, इंड्यूस ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टर ऑफ द वायर। तो हमने ये साबित करने की कोशिश किया कि ईएमएफ रेजिस्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नोट कर लें। तो जी बेटा अब बाकी मेथड हम पढ़ते हैं कि ईएमएफ को चेंज कैसे करते हैं। याद रखिएगा ये बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा वो ना, E इज इक्वल टू डेल्टा फाई, ये याद रखिएगा। मैं आगे फैराडे लॉ में इसको प्रूव भी करूंगा। और आपने चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ा फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए विच इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो अब देखें जरा इंड्यूस ईएमएफ को हम किस तरीके से पैदा करते हैं। इस बेसिक फार्मूले को ना अपने जहन में रखना है, ठीक हो गया। अच्छा अब आए जी मेथड नंबर 2, इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट। तो बेटा मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। आप जरा अपनी बुक में देखेंगे ना, तो पहले अगर मैग्नेट है स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब है साकन, अगर ये बार मैग्नेट रुका हुआ है स्टेशनरी है, तो आप देखेंगे कि गैल्वानोमीटर की नीडल भी रेस्ट पे है, रुकी हुई है। ये आपको याद है मैंने कहा था ईएमएफ के लिए क्या जरूरी है, सर्किट का क्लोज होना और फ्लक्स का चेंज होना। जबकि अभी मैग्नेट तो रेस्ट पे है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। अच्छा अभी दूसरा केस क्या है, आप इसी मैग्नेट जो रुका हुआ है ना, जो स्टेशनरी था, इसको वेलोसिटी v के साथ इधर मूव करना शुरू कर दें। जैसे ही इस मैग्नेट को यूं मूव करेंगे, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी जो इस कॉइल में से पास करेंगी। तो आप नोट करेंगे कि गैल्वानोमीटर की नीडल यूं आगे को हिलेगी। तो गैल्वानोमीटर की नीडल का सेंटर से आगे को जाना ये बताता है कि करंट फ्लो हुआ है। अब आपको कहीं बैटरी नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो विदाउट बैटरी जो करंट पैदा हो उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट। तो आप इस मैग्नेट को जब आगे लेके आएंगे, नीडल इधर जाएगी। जब जाहिर बात मैग्नेट यूं यूं मूव करेगा ना, तो जब वेलोसिटी इसकी ऑपोजिट होगी तो ये गैल्वानोमीटर की नीडल भी दूसरी तरफ जाएगी। तो जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को यूं यूं मूव करते रहेंगे तो ये गैल्वानोमीटर की नीडल करंट को शो करती रहेगी। अच्छा इसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बेटा किसे कहते हैं कि आप मैग्नेट को मूव कर रहे हैं लेकिन आपकी कॉइल रेस्ट पे है। अच्छा आप क्या करें कि इस मैग्नेट को मूव ना करें, जबकि मैग्नेट रेस्ट पे हो, बार मैग्नेट, और आपकी कॉइल मोशन में आ जाए, यानी कि आप इसको रुका रहने दें, कॉइल को आगे पीछे मूव करता रहने दें, तो रिजल्ट विल बी सेम। तो दिस इज कॉल्ड, बेशक आप मैग्नेट को मूव कर लें, बेशक आप कॉइल को मूव कर लें, तो अगर मैग्नेट और कॉइल रेस्ट पे हैं तो तब करंट फ्लो नहीं करेगा। दोनों में से कोई एक भी चीज मूव करेगी तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसको हम कहते हैं इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने दूसरा केस पढ़ा है। अब ये केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 ये क्या है जी, इंडक्शन ड्यू टू चेंजिंग द एरिया। हम एरिया को चेंज करके भी इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब आपने एरिया को चेंज करना है ना, याद रखना है एंगल थीटा, जिसको आप ओरिएंटेशन कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया को चेंज करना है, बाकी दोनों चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, ये दोनों यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। तो बच्चे देखें, ये क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, ठीक हो गया। मैं क्या करता हूं कि ये एक कॉइल ले लेता हूं, आप जरा शो करें, ये मेरे पास ना एक कॉइल है, ठीक हो गया। इसके साथ मैं लगा देता हूं एक गैल्वानोमीटर, ये है जी गैल्वानोमीटर। तो जब तक तो मैंने कॉइल का एरिया चेंज नहीं किया,
ये गैल्वानोमीटर की नीडल होगी रेस्ट पे। लेकिन आप दूसरी ही डायग्राम में देखेंगे ना, इस कॉइल का एरिया यूं चेंज किया हुआ है, यानी कि आपको मैं इस तरह शो करवाता हूँ। अब आप इस कॉइल को पकड़ के ना इसका यूं खींचें तो आप देखेंगे ये कॉइल इस डॉटेड शेप में मैं बना रहा हूँ, तो इसका एरिया यूं कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे ना, जैसे जैसे एरिया कम होगा तो वैसे वैसे फील्ड लाइन चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा। तो ये गैल्वानोमीटर की नीडल अगली ही डायग्राम में देखेंगे हिलना शुरू हो जाएगी। तो हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रखकर और एरिया को चेंज कर कर इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर सकते हैं। ठीक हो गया। मेथड नंबर 4, अब जरा देखें, पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, फिर एरिया को, अब हम थीटा को चेंज करेंगे। दिस इज मेथड नंबर 4। तो ये 2, 3, 4 ये मेथड का नंबर है। अब थीटा इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। बेटा हम क्या करेंगे, इंडक्शन ड्यू टू चेंज ना ओरिएंटेशन, डायरेक्शन को चेंज करेंगे कॉइल की। लेकिन फिर वही बात कि जब आपने थीटा को चेंज करना है तब आपने एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये दोनों फैक्टर्स यूनिफॉर्म हो, सिर्फ थीटा को आपने चेंज करना है। तो ये बात एमसीक्यूज के तौर पर याद रखिएगा। जब हम एंगल को चेंज करते हैं ना, बिल्कुल यही प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर यूज होता है। हम इसी चैप्टर में एसी जनरेटर पढ़ेंगे भी, तो उसमें आपने याद रखना है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का चेंज नहीं होगा बल्कि एंगल चेंज होगा। तो ये क्रॉस आपके सामने शो किए गए। तो बच्चे इस बात को जहन में रखिएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको, हम इस कॉइल का एंगल चेंज करेंगे। तो ये मेरे पास एक कॉइल है, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एक गैल्वानोमीटर जी। अब मैं क्या करूँगा, हम इधर भी मैग्नेटिक फील्ड शो करवा देते हैं ना। ठीक हो गया। अब बच्चे मैं पता क्या करूँगा, इस कॉइल के साथ, यानी कि जिधर मैंने ये ज़रा थोड़ा सा यू बना लेते हैं। अब ठीक है, तो ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी कॉइल है, इसके साथ मैंने लगा दिया एक गैल्वानोमीटर। तो बच्चे अब क्या होगा, गैल्वानोमीटर के लगने से पहले तो सुई इसकी रेस्ट पे है, लेकिन जब मैं आप अपनी बुक में देखेंगे ना तो इधर यूं एरो का साइन बना हुआ है। आप इसका एंगल चेंज करना शुरू कर दें, ये कॉइल है ना, इसको यूं मूव करवाना शुरू कर दें, यानी कि ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर देगी ये। तो जब ये एंगल चेंज होगा ना, ये कॉइल है, ये इसका एरिया वेक्टर है, जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगी इसका एरिया वेक्टर चेंज होगा। बात समझ आ रही है, एंगल चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप कॉइल को यूं यूं घुमाना शुरू कर देंगे तो एंगल थीटा के चेंज होने से ईएमएफ पैदा होगी। अच्छा बच्चे, इधर मैं एक बात बताना भूल गया हूँ, जरा याद रखिएगा। जब आप बार मैग्नेट के केस में ये कॉइल को मूव करवा रहे हैं ना, मैग्नेट को, तो ये कॉइल पैरेलल नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कॉइल यूं परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी कि ये लाइंस है ना, ये कॉइल है, ये लाइन है, तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये कॉइल आपको बोर्ड में ऐसे नजर आ रही है, हकीकत में ये ऐसे पड़ी हुई है। ठीक हो गया, ये कॉइल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो एरिया भी चेंज करके देख लिया, एंगल थीटा भी। अब जरा आगे आ जाएंगे जी, नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बाय चेंजिंग द करंट। बच्चे ये बेसिक प्रिंसिपल है आपका ट्रांसफार्मर का, ये एमसीक्यूज याद रखिएगा। ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो वो किसका बेसिक प्रिंसिपल है, जनरेटर का। बात समझ आ रही है। और तो ये वाला किसका बेसिक प्रिंसिपल है, ट्रांसफार्मर का, म्यूचुअल इंडक्शन। हम डिटेल में पढ़ेंगे भी इसी चैप्टर में। बेटा दो कॉइल है आपके पास, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। वी कनेक्ट अ प्राइमरी कॉइल विद बैटरी, स्विच एंड अ रियोस्टेट। रियोस्टेट हम चैप्टर में 13 में पढ़ के आ चुके हैं। जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे, बैटरी करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। जब ये कॉइल में से करंट पास करेगा, आपने सोलिनॉइड का राइट हैंड रूल पढ़ा है ना, होल्ड द सोलिनॉइड इन योर राइट हैंड, द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल। बात समझ आ रही है। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, दो कॉइल्स हैं। प्राइमरी के साथ रियोस्टेट, स्विच और बैटरी कनेक्ट है, सेकेंडरी कॉइल के साथ सिर्फ गैल्वानोमीटर कनेक्ट है। हम क्या करेंगे, जैसे ही इस करंट को चेंज करना है, करंट को चेंज करने के दो तरीके हैं। या तो आप प्राइमरी कॉइल में लगे हुए स्विच को ऑन करें, ऑफ करें, ऑन करें, ऑफ करें, तो आप देखें कि गैल्वानोमीटर की नीडल ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो करेगी, यूं हिलना शुरू कर देगी, क्योंकि इसमें से निकलने वाली जो नॉर्थ पोल से लाइनें निकलेंगी, तो वो प्राइमरी कॉइल के नॉर्थ पोल से निकलने वाली लाइनें सेकेंडरी में से गुजरना शुरू हो जाएंगी। तो चेंजिंग फ्लक्स की वजह से करंट पैदा होगा। अच्छा, अब करंट को रियोस्टेट की मदद से भी चेंज कर सकते हैं। रियोज,
अगर आपने चैप्टर में 13 में रियोस्टेट का मेरा टॉपिक सुना तो आपको पता होगा, रियोस का मतलब होता है करंट। रियोस और स्टैटिस ये ग्रीक लेटर हैं। रियोस कहते हैं करंट को और स्टैटिस का मतलब है कंट्रोल। रियोस्टेट इज द करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। तो हम विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट करंट को चेंज करके ईएमएफ पैदा कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। लास्ट मेथड है जी इंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बच्चे हम यही काम इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी कर सकते हैं, भला वो कैसे? ये पहले हमने यूज किया है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट होता है जो अपना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो खुद मैग्नेट ना हो बल्कि करंट के पास करने से वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। तो बच्चे ये एक मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट शो किया गया, सॉरी ये एक कॉइल शो की गई है जिसके ऊपर एक वायर को वाउंड किया गया है। इधर से करंट इन होगा, इधर से करंट आउट होगा। तो जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, बात समझ आ रही है? नॉर्थ से लाइनें आउटवर्ड हैं, साउथ से लाइनें इनवर्ड हैं। ये एक वायर है और ये गैल्वानोमीटर है। अब इस केस में आपके पास मैग्नेट और कॉइल दोनों रेस्ट पे हैं। सिर्फ करंट के चेंज होने की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ पैदा होगी और ईएमएफ के पैदा होने से करंट पैदा होगा जिसको आप इंड्यूस करंट कहते हैं। तो बेटा ये तो थे मेथड। मैंने कोशिश की कि आपको चैप्टर पूरे का ओवरव्यू दे दिया जाए। तो इंशाल्लाह चैप्टर 15 का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन मोशनल ईएमएफ नेक्स्ट ही वीडियो में लेके आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।